Hello students, today our topic is cyber safety and in this lecture we are going to discuss some basic concept related to cyber safety and cybercrime. So let's start. सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं साइबर क्राइम की कि साइबर क्राइम क्या है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसे डीओजे शॉर्ट में बोला जाता है, डिवाइड साइबर क्राइम इनटू 3 कैटेगरीज। तो साइबर क्राइम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरीज है पहले हम वो समझ लेते हैं। क्राइम्स इन विच द कंप्यूटिंग डिवाइस इज द टारगेट, फॉर एग्जाम्पल टू गेन नेटवर्क एक्सेस। तो जिसमें टारगेट कंप्यूटिंग डिवाइस होगी, और डिवाइस टारगेट करने से क्या मिलेगा, किसी नेटवर्क का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी नेटवर्क का एक्सेस करना चाहते हैं तो हमने नेटवर्क डिवाइस को टारगेट किया और हमने पूरा एक्सेस ले लिया। तो ये एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हो, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप उसके लिए राइट पर्सन नहीं हो, ऑथराइज पर्सन नहीं हो। ज़्यादा सही कहें तो ये सही रहेगा, ऑथराइज पर्सन नहीं हो आप उसके लिए, तो फिर भी आपने अनऑथराइज एक्सेस किया है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक साइबर क्राइम है। तो फर्स्ट टाइप है क्राइम्स इन विच द कंप्यूटिंग डिवाइस इज द टारगेट, तो इसमें कंप्यूटिंग डिवाइस को टारगेट किया जाता है। सेकेंड है क्राइम इन विच द कंप्यूटर इज यूज ए वेपन, फॉर एग्जाम्पल लॉन्च ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। दूसरा, जिसमें कंप्यूटर का इस वेपन की तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में ये होता है, जिसे हम डीओस बोलते हैं शॉर्ट में, कि आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, अपने कंप्यूटर पर काम करना चाहते हो, लेकिन आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, वो काम आप कर ही नहीं पाओगे, यानी वो सर्विस आपको प्रोवाइड ही नहीं होगी। तो सर्विस जब इस तरह का आपके पास अटैक होता है तो आप पर्टिकुलर एक टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, फुलफिल नहीं कर पाते, किसी एप्लीकेशन को रन नहीं करा पाते, तो फिर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की कैटेगरी में माना जाता है। थर्ड है क्राइम्स इन विच द कंप्यूटर यूज्ड एज एन एक्सेसरी टू अ क्राइम, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग ए कंप्यूटर टू स्टोर इलीगल ऑप्टेन डेटा। जहाँ आपने कंप्यूटर को एक एक्सेसरी टू ए क्राइम के तौर पे यूज़ किया है, यानी आपने उसके अंदर कुछ इस तरीके से इलीगल डेटा को मेंटेन कर रखा है, बना रखा है, स्टोर कर रखा है, जो आपके कंप्यूटर में नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली साइबर क्राइम की। ये तीनों की तीनों आपकी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आती हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, थर्ड सेकंड है आपका कंप्यूटिंग डिवाइस, इसमें आपका नेटवर्क एक्सेस का आप गेन कर ले रहे हो आप, और थर्ड है आपका जिसमें कंप्यूटर में आप डेटा इलीगल तरीके से डेटा स्टोर कर रहे हो। तो ये सभी आपके साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट आपको भी ये समझना है कि क्या क्या साइबर क्राइम है। कभी कभी हम जाने अनजाने में हम चीज़ों को करते हैं, साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है, हमको पता ही नहीं चलता है। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सभी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप भी इस चार्ट को बना सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो कॉमन है वो है अनऑथराइज्ड यूज़ एंड हैकिंग। अगर आप अनऑथराइज यूज़ कर रहे हो, इसके जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं हो किसी काम के लिए, और आप उस काम को कर रहे हो, ठीक है, या उसको हैकिंग भी बोलते हैं। हैकिंग का मतलब ये है कि किसी को अथॉरिटी नहीं है और फिर भी वो उसको वेबसाइट को डेटा को यूज़ कर रहा है, या उसके राइट्स उसके पास हैं, तो उसको हैकिंग बोला जाएगा, ठीक है। तो अनऑथराइज यूज़ एंड हैकिंग मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम है। इसके बाद वेब हाईजैकिंग है। वेब हाईजैकिंग में आप कंप्लीट किसी वेबसाइट को हाईजैक कर लेते हैं और उसका कंट्रोल आपके पास रहता है, तो ये वेब हाईजैकिंग बोली जाती है। थर्ड पोर्नोग्राफी, इसी तरीके से चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, ये भी आपके साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग, ये दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, और थोड़ा और डिटेल में बताएंगे हम इसको इसी क्लास में। सॉफ्टवेयर पायरेसी है। सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर है और आप उसका पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हो, उसका ओरिजिनल वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर को आपने परचेज़ नहीं किया, ठीक है, तो पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो आप सॉफ्टवेयर पायरेसी भी एक तरीके का साइबर क्राइम है, ठीक है। नेक्स्ट है सलामी अटैक, सर्विस अटैक, वायरस अटैक और फिशिंग। फिशिंग को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और फ़िशिंग में क्या होता है बेसिकली कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो एक तो फ़िशिंग पूछा जाता है, और एक स्पूफिंग भी आता है, मेंशन नहीं कर रखा है इसमें। फ़िशिंग का एक टाइप है, एक तरीके से काफ़ी हद तक फ़िशिंग से मिलता जुलता है। फ़िशिंग का एडवांस वर्जन समझ लीजिए। तो फ़िशिंग और स्पूफिंग पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। फ़िशिंग और स्पूफिंग क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा। और एक साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग, तो ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं इसमें, ये सभी भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। स्लाइड दे रखी है इसमें, तो फिर हम आपको बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात फिशिंग की कर लेते हैं। फिशिंग क्या है? फिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल और वेबसाइट क्लेमिंग टू बी द लेजिटिमेट। This information can include username, password, credit card numbers, social security number, etc. Oftentimes, the email directs you to a website where you can update your personal information. Because these sites often look official, they hope you will be tricked into disclosing valuable information that you normally would not reveal. And this oftentimes result is identity theft and the financial loss. तो ये कुछ पॉइंट्स है, समझ में आ चुका होगा, मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ उनको। देखिए, फिशिंग में सबसे पहले तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जाती है, स्टील नहीं की जाती, आपसे कलेक्ट की जाती है। आप ही देते हो और कोई नहीं देता है अलग से। चोरी नहीं होगी वहाँ पर, आप ही अपनी इन्फॉर्मेशन खुद दोगे। कैसे दोगे आप अपनी इन्फॉर्मेशन? आपको पता है कि सेंसिटिव है, तो आप क्यों दोगे? बड़ा सही क्वेश्चन है ये। तो इसका जवाब ये है कि आपके पास एक मेल आएगा। सबसे सिंपल फिशिंग का एग्जांपल बता देता हूँ। आपके पास एक मेल आएगा और मेल आपको ये लगेगा बड़ा लेजिटिमेट है, बड़ा सही मेल है, जहाँ से जिस सेंडर के एड्रेस से आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये लेजिटिमेट मेल हो सकता है, पर शायद किसी कंपनी का है जो, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का है, SBI का है, PNB का है, इस तरीके से किसी बैंक का है। तो आप से कहा जाता है कि मान लीजिए आप अपना सिक्योरिटी इश्यूज़ है आपके अकाउंट के साथ, तो आप अपनी डिटेल को अपडेट कर दीजिए, सपोज़ ये है, और आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। अब लिंक पर क्लिक करने के साथ ही, चूँकि वो लिंक आपका था, तो लिंक में क्या है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को, इस लिंक पर जहाँ क्लिक किया, तो इन्फॉर्मेशन वो आपकी एक्चुअल SBI का या PNB का जो भी आपका सर्वर होगा वहाँ स्टोर ना होकर कहीं और डायरेक्ट हो जाती है, और कहीं उसका डाइवर्ट हो जाती है, तो वहाँ वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है उस केस में, तो स्टोर हो जाती है। तो आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, आपके अकाउंट डिटेल्स, वो सभी इस तरीके से चला जाता है। या कुछ और एग्जांपल हम समझें तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आपके पास एक मेल आया जिसमें कहा गया कि आपका कुछ लॉटरी है, तो आपको इसको क्लेम करने के लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और आप अपनी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद से दे देते हो वहाँ पर, उस लालच में कि आपको कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो मैसेज आता है बड़ा लेजिटिमेट लगता है, जिस वेबसाइट के थ्रू आता है बड़ा लेजिटिमेट वेबसाइट लगती है कि हाँ ये ठीक है, तो आपको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि वो लेजिटिमेट नहीं है, और आप उस कन्फ्यूज़न में आके अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हो। तो आप खुद ही देते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। या तो लिंक पर क्लिक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, या एक फॉर्म फिल करते हो, आप सेंड करते हो उसको। दोनों ही तरीके से आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सोच के दे देते हो कि जो वेबसाइट या ईमेल है वो बहुत लेजिटिमेट है। और इस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड रहता है? इस इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड रहता है यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, आधार नंबर, हमारे यहाँ आधार नंबर चलता है, आधार कार्ड, तो वो नंबर, वो डिटेल दे दोगे, और एक किसी भी पर्सन के पास ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वो आपको आइडेंटिटी थेफ्ट या फाइनेंशियल लॉस, इसके टू ड्रॉबैक्स हैं, या ड्रॉबैक कहें, ये कहें कि टू पर्पज़ के लिए ये फ़िशिंग यूज़ किया जाता है। कोई आपकी आइडेंटिटी को चुराना चाहता है, ठीक है, तो आइडेंटिटी को चुराने के लिए उसके बारे में आपको उसके बारे में उसको आपके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। और जैसे आपका आधार कार्ड नंबर, आपका ID, आपका नेम, आप कहाँ रहते हैं, एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर के साथ साथ आपकी बहुत पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको पता लग जाता है, तो वो आपके ID से, ठीक है, बन के कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी ID को यूज़ कर सकता है। तो वो एज ए पर्सन आप डिटेक्ट होंगे, लेकिन आपके पीछे काम किसी और का होगा, काम किसी और का होगा, नाम आपका होगा, काम किसी और का होगा। इसे आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। ऐसी फाइनेंशियल लॉस है। तो अगर आपके पासवर्ड, बैंक की डिटेल्स, ये सब पता चल गई, क्रेडिट कार्ड नंबर से पता है आपको, तो कोई भी उसको फिर क्रेडिट कार्ड नंबर पता है, ठीक है, डिटेल्स पता है क्रेडिट कार्ड की सभी, डेबिट कार्ड की डिटेल पता है, आधार कार्ड की डिटेल पता है आपकी, तो फिर बैंक से पैसे विड्रॉल भी कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये होता भी है आज की केस में, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, उसको फिशिंग बोला जाता है। Oftentimes the email directs you to the website where you can update your personal information। तो ज़्यादातर क्या होता है कि कभी कभी तो फॉर्म भरने को ही आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप लिंक पर क्लिक करते तो किसी वेबसाइट का पेज ओपन हो जाता है जहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोला जाता है आपसे। तो या तो फॉर्म ओपन हो जाता है, फॉर्म लिंक के थ्रू डायरेक्ट ओपन होता है।
तो डायरेक्ट ओपन नहीं होगा तो लिंक के थ्रू ओपन होगा। और यहाँ हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये हमें बड़ा ऑफिशियल लगता है, हमें लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑफिशियल है काफ़ी, और इसमें हम अपनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको आइडेंटिटी थेफ्ट या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिशिंग बोला जाता है, और जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, ये एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपकी पर्सनल और आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाता है ईमेल और वेबसाइट के थ्रू, और ये ईमेल वेबसाइट क्लेम करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपकी लेजिटिमेट है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको? आगे चले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्पूफिंग का। स्पूफिंग क्या है? एन अटैकर अल्टर हिज आइडेंटिटी सो दैट समवन थिंक ही इज समवन एल्स। अटैकर जो होगा वो अपने आइडेंटिटी चेंज कर लेता है इसमें। तो जिस पर अटैक हुआ है तो वो पर्सन उसे कोई और समझ के उसे डील करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक तो होता है आईपी स्पूफिंग, एक होता है ईमेल स्पूफिंग, और एक होता है वेब स्पूफिंग। तो इसमें अटैकर अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है ताकि वो कंफ्यूज कर सके सामने वाले को, सामने वाला कुछ और समझ के बात करेगा और वो कोई और ही पर्सन होगा। तो इसमें अटैकर क्या करता है? अटैकर्स एक्सप्लॉइट ट्रस्ट रिलेशन बिटवीन यूज़र एंड द नेटवर्क मशीन टू गेन एक्सेस टू द मशीन। इसमें यूज़र और मशीन के बीच में अपना यूज़र और नेटवर्क मशीन के बीच में आपका ऐसे थर्ड पार्टी वो रोल अपना प्ले करता है और मशीन का एक्सेस गेन कर लेता है, और उसके थ्रू जो यूज़र है उसे कंफ्यूज करता है। ये यूज़र को ये लगता है कि ये कोई और है, लेकिन वो एक एक्चुअली अटैकर होता है जिसका काम उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़र की लेना होता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक होता है आईपी स्पूफिंग, एक होता है ईमेल स्पूफिंग, और एक होता है वेब स्पूफिंग। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनको। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट है, ये भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है, फार्मिंग। Farming is more advanced technique to get user credential by making effort to ensuring users into the website. In other words, it misdirect user to a fake website that appears to be the official and victim gives their personal information by fault. तो थोड़ा ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। फिशिंग तो एक कह सकते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन थोड़ा फार्मिंग थोड़ा टिपिकल है अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो। In farming, fake website is created which appears to be unofficial. Users then access to the website and request is popped up regarding username and password and other credentials. इसमें क्या होता है कि एक वेबसाइट ही टोटल फेक बना दी जाती है, ठीक है। अब चूँकि एक वेबसाइट ही टोटल फेक है और उसमें यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन जब स्टोर करेगा तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक। जैसे एक SBI की वेबसाइट बना दी मान लीजिए, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बना दी, या सपोज आपके स्कूल में APSDG का चलता है, उसकी वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जहाँ पर आपकी फ़ीस डिपॉजिट होती है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इस पर जाओगे तो आपको लगेगा कि ये डिजीकैम्प ओपन है या SBI की साइट ओपन है, लेकिन वो SBI की साइट नहीं होगी, वो डिजीकैम्प नहीं होगा, वो कोई अदर साइट होगी जो उससे मिलती जुलती होगी, जिसका लुक एंड फील काफ़ी हद तक उस ओरिजिनल वेबसाइट की तरह होगा। तो आप वहाँ जाते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को दे देते हैं वहाँ पर, ठीक है। जैसे आप जाते हैं तो अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यूज़र नेम पासवर्ड है, वो सब आप इसमें टाइप कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मिसडायरेक्ट किया जाता है यूज़र को फेक वेबसाइट के थ्रू, और इसमें ये लगती जो फेक वेबसाइट लगती है वो काफ़ी ऑफिशियल की तरह लगती है। आपको लगता है कि ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ विक्टिम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय फॉल्ट गलती से दे देता है, इस गलतफहमी में आके कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती। तो इसमें इंटेंशनली एक ऐसी वेबसाइट को बनाया जाता है जो ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखे, जहां यूज़र अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे, और एक बार पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, वो आपके पास पहुंच गई, मतलब हैकर के पास पहुंच गई, तो फिर उसको वो मिसयूज़ कर सकता है। तो इन फार्मिंग फेक वेबसाइट इज़ क्रिएटेड विच एपीज टू बी द ऑफिशियल। तो इसमें फेक वेबसाइट बनाई जाती है, इंटेंशनली बनाई जाती हैं, और इसलिए बनाई जाती है ताकि उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन की जा सके, और ये इस तरीके से बनाई जाती है ऑफिशियल वेबसाइट की तरह ही लगती है, ठीक है। यूज़र देन एक्सेस टू द वेबसाइट एंड रिक्वेस्ट टू द पॉप्ड अप रिगार्डिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड अदर क्रेडेंशियल्स। तो यूज़र उस वेबसाइट को यूज़ करता है, ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड डालता है, अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी तो आप एड्रेस बार में जाइए, उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप कीजिए, बजाय उसको सर्च कीजिए या लिंक के थ्रू ओपन कीजिए। तो कब अक्सर ये बताया जाता है कि आपको फ्रॉड आप नहीं चाहते आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो, तो आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर मत कीजिए। और अगर आपको शेयर करना है, किसी वेबसाइट पर जाना है, तो एड्रेस बार में जब आप उसको कंप्लीट एड्रेस टाइप कीजिए तब जाइए आप, बजाय इस बात के किसी लिंक पर क्लिक करें या सर्च करके आप उस वेबसाइट पर पहुँचें। तो क्योंकि वहाँ चांसेस बने रहते हैं कि आप फार्मिंग का शिकार हो सकते हैं।
इलीगल डाउनलोड, ये भी एक साइबर क्राइम है। इलीगल डाउनलोड रेफर टू द ऑब्टेनिंग फाइल्स फॉर विच यू डोंट हैव द राइट टू यूज़ और डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। जैसे वर्ड ही बता रहा है कि जिस फाइल को आपके पास राइट नहीं है कि आप उसे डाउनलोड कर लें इंटरनेट से, फिर भी आपने समाओ डाउनलोड कर ली या वो फाइल ऑब्टेन कर ली, ठीक है, तो इसको इलीगल डाउनलोड बोला जाता है। ये भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी। Child pornography is defined by any visual or written representation, including images, movies, or text that depicts or advocates sexual activity, including sexual molestation or exploitation of anyone under the age of 18। तो देखिए कोई भी इमेज है, मूवी है या कोई ऐसा टेक्स्ट जो एडवोकेट करता है सेक्सुअल एक्टिविटी का, जिसमें सेक्सुअल मॉलेस्टेशन या एक्सप्लॉइटेशन आता है किसी ऐसे पर्सन का जिसकी एज 18 से बिलो है, तो उसको फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कैटेगरी में माना जाता है और एक सीरियस साइबर क्राइम है, ठीक है। और इसके लिए इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 में और इंडियन पीनल कोड 1860 में इसको चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। तो ये भी एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक साइबर क्राइम है। साइबर बुलिंग पढ़ते हैं। साइबर बुलिंग इज़ द बुलिंग दैट टेक प्लेस ओवर डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेल फोन्स, कंप्यूटर एंड टैबलेट्स। तो साइबर बुलिंग वो बुलिंग है जो डिजिटल डिवाइसेस पर होती है, जैसे सेल फोन है, कंप्यूटर से या टैबलेट से। और ये कैसे होती है? साइबर बुलिंग कैन अकर थ्रू एसएमएस, टेक्स्ट एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस और ऑनलाइन इन सोशल मीडिया, फोरम्स और गेमिंग वेयर पीपल कैन व्यू, पार्टिसिपेट इन और शेयर कंटेंट। जहाँ लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, शेयर कंटेंट शेयर करते हैं, वहाँ साइबर बुलिंग होती है। तो साइबर बुलिंग एक टाइप की बुलिंग है जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू ही होती है, जहाँ सेल फोन और कंप्यूटर के थ्रू, और जनरली ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही होती है। तो साइबर बुलिंग में अब आता क्या है ये समझ लीजिए आप। साइबर बुलिंग इंक्लूड सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स और मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स। किसी के बारे में भी अगर आप कोई ऐसा कंटेंट सेंड करते हैं, पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं जो नेगेटिव है, नुकसान पहुंचा सकता है, हार्मफुल है, फॉल्स है, मीन कंटेंट है, ठीक है, तो फिर वो साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। इट कैन इंक्लूड शेयरिंग पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट समवन एल्स, कॉजिंग एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन। सो सम साइबर बुलिंग क्रॉसेस द लाइन इनटू अनलॉफुल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़। देखिए साइबर बुलिंग को साइबर क्राइम नहीं माना गया है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। तो साइबर बुलिंग में इतना है कि आप कोई ऐसी पर्सनल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में जिस शेयर करें जिसके थ्रू उस पर्सन को एम्बैरेसमेंट फील हो या उसका ह्यूमिलिएशन हो, तो वो फिर आपका साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। अगर ये आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की ये आपका अगर अनलॉफुल है, आपका एक्टिविटीज़ को अगर ये क्रॉस कर जाता है आपका, तो फिर ये साइबर क्राइम भी माना जाता है। कुछ केसेस में जनरली ये आज की डेट में काफ़ी हद तक होती है बुलिंग, लेकिन सभी साइबर बुलिंग को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में नहीं माना जाता, लेकिन कुछ एक लेवल के ज़्यादा अगर होने पर फिर ये आपका साइबर क्राइम की कैटेगरी में कंसिडर होता है आपका। आगे देखते हैं। तो ये भी देखते हैं साइबर बुलिंग कहाँ कहाँ होती है। सोशल मीडिया सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड टिकटॉक। तो जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ तो साइबर बुलिंग होती है। तो ये सभी सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिकटॉक, यहाँ होती है। टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप्स है और मोबाइल और टैबलेट डिवाइसेस पर होती हैं ये आपकी। तो टेक्स्ट मैसेजिंग एंड मैसेजिंग ऐप्स ऑन मोबाइल और टैबलेट डिवाइसेस, तो जो मोबाइल और टैबलेट डिवाइसेस पर हम मैसेजिंग ऐप यूज़ करते हैं उनके थ्रू भी साइबर बुलिंग होती है। इंस्टेंट मैसेजिंग, डायरेक्ट मैसेजिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग ओवर द इंटरनेट। इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, डायरेक्ट मैसेजिंग के थ्रू, ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू इंटरनेट पर, ये भी साइबर बुलिंग होती है। फिर ऑनलाइन फोरम्स, चैट रूम्स एंड मैसेज बोर्ड सच एज रेडिट। तो ऑनलाइन फोरम्स हैं, कुछ चैट रूम्स हैं, मैसेज बोर्ड है जैसे रेडिट है, यहाँ साइबर बुलिंग होती है। ईमेल के थ्रू भी होती है और ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज़ में भी साइबर बुलिंग होती है। तो ये सभी वो सभी प्लेटफॉर्म हैं या जहाँ साइबर बुलिंग होती है आपकी। जनरली तो सोशल मीडिया साइट्स पर होती है, लेकिन बाकी टेक्स्ट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन फोरम्स, ईमेल और गेमिंग कम्युनिटीज़ में भी ये साइबर बुलिंग देखने को मिलती है। साइबर स्टॉकिंग की बात करते हैं। साइबर स्टॉकिंग इज डिफाइंड एज द ऑनलाइन स्टॉकिंग। तो ऑनलाइन स्टॉकिंग को साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स द रिपीटेड यूज ऑफ द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू हैरेस, इंटिमिडेट और फ्राइटन अ पर्सन और अ ग्रुप। क्लियर? तो इंटरनेट का बार बार यूज़ करें
इस तरीके से किसी का हैरेसमेंट करें, इंटिमिडेट करें, फ्राइटन करें, डराएं धमकाएं किसी को भी, किसी एक पर्सन को या ग्रुप को, तो फिर वो साइबर स्टॉकिंग कैटेगरी में आता है। तो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये। साइबर बुलिंग में तो सिर्फ हम बुलिंग ही होती थी, लेकिन यहाँ पर हैरेसमेंट भी होता है और किसी को डराया भी जाता है पर्सन को, तो ये साइबर स्टॉकिंग कैटेगरी में आता है। तो साइबर स्टॉकिंग इज़ अ क्राइम इन विच द अटैकर हैरेसेस द विक्टिम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो हैरेस करता है साइबर स्टॉकिंग में एक अटैकर, और विक्टिम जो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हैरेस किया जाता है, जैसे ईमेल के थ्रू किया जाए, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू किया जाए, या मैसेज पोस्टेड ऑन ए वेबसाइट और ए डिस्कशन ग्रुप, या ये मैसेज वेबसाइट या डिस्कशन ग्रुप पर पोस्ट किए जाते हैं उसके थ्रू। तो साइबर स्टॉकिंग मैसेज डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी स्पैम इन दैट इज साइबर stalker targets a specific victim with often threatening a message, while the spammer targets a multitude of the recipients with simply annoying messages. तो कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि स्पैम में और साइबर स्टॉकिंग में क्या डिफरेंस है। तो आपको यहाँ बताना है कि भाई जो ऑर्डिनरी स्पैम होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि साइबर स्टॉक बेसिकली एक पर्टिकुलर एक विक्टिम को ही टारगेट किया जाता है स्पैम में, जबकि आपके क्या होता है एनोइंग मैसेजेस आते हैं और मल्टीपल पर्सन्स को, रिसिपेंट्स को ये दिए जाते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है बेसिकली स्पैम में और साइबर स्टॉकिंग में। थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता होने चाहिए, सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। साइबर सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ होती है आज की डेट में। एक होता है स्मार्ट मॉब। तो स्मार्ट मॉब इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव गैदर्ड थ्रू द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया टू प्रोटेस्ट और लॉबी फॉर ए पब्लिसाइज सोशल और पॉलिटिकल कॉजेज़। तो स्मार्ट मॉब एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको हम स्मार्ट मॉब बोलते हैं। ये आपको जनरली सोशल मीडिया के थ्रू किसी प्रोटेस्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल इशू के लिए गैदरिंग करते हैं, तो उसको हम स्मार्ट मॉब बोलते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर आपने एक कैंपेन चलाया, एक मैसेज आपने ग्रुप बना लिया, फिर आपने कहा कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर आना है, प्रोटेस्ट करना है, या किसी पॉलिटिकल कॉज के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठना है, आपको बोला जाता है ना। तो ये आपका स्मार्ट मॉब कहलाएगी इस तरह की। तो इसमें बेसिकली जो यूज़ है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, सोशल मीडिया का यूज़ है इसके अंदर। तो यूजिंग सोशल मीडिया एनीवन कैन ऑर्गेनाइज स्मार्ट मॉब बाय। तो सोशल मीडिया को यूज़ करके कोई भी स्मार्ट मॉब को बना सकता है। कैसे? डिसाइडिंग अबाउट द गोल। सबसे पहले उसे गोल डिसाइड करना होगा कि उसका टारगेट क्या है, ये आप गैदरिंग कर क्यों रहे हो, पर्पज़ क्या है इसका। सेकंड, डिसाइडिंग अबाउट द इवेंट साइज, प्लेस एंड डेट एंड टाइम। तो उसके बाद बताना होगा कि इवेंट जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो क्या क्या होगा इवेंट के अंदर, इवेंट का साइज़ कितना होगा, कितने लोग आएंगे, कौन सी जगह होगी, डेट एंड टाइम क्या होगा, ये सब। थर्ड पॉइंट ऑफ फॉर्मिंग अ शॉर्ट डिजिटल मैसेज इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट इट। उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाएगा तो आप एक छोटा सा मैसेज बनाओगे और उस मैसेज को सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड कर दोगे, भेज दोगे। एंड फाइनली सेंडिंग दिस मैसेज थ्रू द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया टू टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ जब मैसेज भेजोगे तो टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल के पास भेजना चाहिए। ऐसा नहीं सबको भेज दिया आपने। तो जहाँ जो लगता है कि आपको सपोर्ट करेंगे या जो आपकी बात में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल को ही भेजना है। तो ये एक प्रोसेस रहता है स्मार्ट मॉब को कलेक्ट करने का। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया का यूज़ करना है इसमें। उसमें भी आपको पहले गोल डिसाइड करना है, गोल के बाद इवेंट साइज डिसाइड करना है, उसके बाद डिजिटल मैसेज फॉर्म करना है, और फिर इसको आप सोशल मीडिया के थ्रू सेंड कर देते हैं टारगेट ग्रुप पीपल्स को। तो ये स्मार्ट मूव कहलाता है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट और है नेट न्यूट्रलिटी। तो नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? नेट न्यूट्रलिटी रेफर्स टू ए प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट सो दैट एन ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर enables access to all sites, their content and application regardless of the source without favoring or blocking particular content, products or website. नेट न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है? नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसका आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ठीक है, BSNL हो गया, ये जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसमें फेवरिज्म ना हो, बिल्कुल भी उसमें किसी तरह का कोई फेवर ना हो, और ऐसा ना हो कि कुछ कंटेंट को तो ब्लॉक कर दिया जाए, कुछ कंटेंट ब्लॉक ही ना हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो एडवर्टाइजमेंट शो हो, और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट शो ही ना हो। पर्टिकुलर एक वेबसाइट किसी एक फील्ड से रिलेटेड तो ओपन हो और दूसरी वेबसाइट ओपन ही ना हो। तो ये इसमें यह है कि ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ये जब यूज़र को अपनी सर्विस प्रोवाइड करें
तो नेट न्यूट्रलिटी पर फोकस रखें और ये देखें कि ऐसा ना हो कि कुछ वेबसाइट को तो ब्लॉक कर रखा है और कुछ वेबसाइट को ब्लॉक नहीं कर रखा, ठीक है, पर्टिकुलर एक एरिया से रिलेटेड कुछ कंटेंट ब्लॉक है, कुछ कंटेंट ब्लॉक नहीं है, और उसमें कोई फेवरिज्म ना हो, ये ना हो फेवरेटिज्म ना हो। फेवरेटिज्म अगर है तो फिर वो नेट न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट का वायलेशन हो जाएगा। तो फेवरेटिज्म ना हो इसमें कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको दिखाना चाह रहा है तो वो शो होगा, जिसको दिखाना नहीं चाह रहा तो वो शो नहीं होगा। सो विद नेट न्यूट्रलिटी एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मस्ट इंश्योर दैट, तो नेट न्यूट्रलिटी के थ्रू एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये इंश्योर करता है कि इट प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल साइट इन द सेम वे, सभी साइट्स का एक्सेस एक तरीके से मिल जाए। इट लोड द कंटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइट्स एंड वेब एप्लीकेशन एट द सेम स्पीड, तो जितना भी कंटेंट वो दिखा रहे हैं उन सभी की सेम स्पीड से दिखाया है। ऐसा नहीं कि कोई वेबसाइट तो बहुत स्लो ओपन हो रही है, कुछ स्लो ओपन नहीं हो रहा, वो काफ़ी फास्ट ओपन हो रही है, तो ऐसा ना हो। ऑल कंटेंट गेट्स लोडेड अंडर द सेम कंडीशन विदाउट ब्लॉकिंग और गिविंग प्रीफरेंस टू एनी कंटेंट, तो किसी भी कंटेंट को ना तो प्रीफरेंस देनी है और ना ही किसी कंटेंट को ब्लॉक करना है। तो इसको नेट न्यूट्रलिटी बोला जाता है, यानी न्यूट्रल रहना है। और ये न्यूट्रल किसको रहना है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। कब रहना है? जब वो अपने कस्टमर को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है तो पर्टिकुलर किसी कंटेंट में या साइट की कोई डिफरेंट वेबसाइट की कोई प्रायोरिटी से डिसाइड नहीं करनी, ना ही कंटेंट की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है और ना ही कोई उसमें इसी ध्यान रखना है, इस बात का रखना है कि सभी की स्पीड सेम हो, सेम स्पीड से सभी वेबसाइट्स ओपन हो, वेब एप्लीकेशन सभी वेब सेम स्पीड से ओपन हो, तो इसको नेट न्यूट्रलिटी बोला जाता है। एक कॉन्सेप्ट और आता है इंटरनेट एडिक्शन, तो ये आप जानते होंगे वैसे तो। When a person cannot find a balance between their time online and their time offline, it considerably affect their mental health. This condition called the internet addiction or internet addiction disorder. इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर वो कंडीशन है जब कोई पर्सन अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में लाइफ है जिसकी इसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता, उसे पता ही नहीं रहता कि वो, कुछ लोग होते हैं, आपने देखा भी होगा जनरली, कुछ लोगों के साथ होता भी होगा, आप भी उनमें से एक हो सकते हो, कि जो ऑनलाइन इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अपने आसपास क्या हो रहा है वो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ पे ध्यान ही नहीं रख पाते। अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, अपने नाइबरहुड में क्या हो रहा है, अपने स्कूल में क्या हो रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता, लेकिन बाकी पूरी दुनिया का पता होता है। तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए आपको टाइम निकालना होता है, ठीक है, सभी एक्टिविटीज़ के लिए। तो आप ऑनलाइन हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलनी होती है। और इसको हम इंटरनेट एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि जब आप ऑनलाइन नहीं जाते तो आप फिर कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए एडिक्ट हो चुके हो, उसकी आदत पड़ चुकी है आपको उसकी, तो इसको इंटरनेट एडिक्शन बोला जाता है। सो लिखा भी हो, क्लियर लिखा होगा, व्हेन ए पर्सन कैन नॉट फाइंड अ बैलेंस बिटवीन देयर टाइम ऑनलाइन एंड देयर टाइम ऑफलाइन, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में वो बैलेंस ही नहीं रख पा रहा है तो फिर उसको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर बोला जाता है। अच्छा, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर में अब क्या क्या इंक्लूड रहता है, ज़रा इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्सेसिव सोशल नेटवर्किंग, तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हो, दिन भर आप फेसबुक पे बैठे हो, ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये भी आपका एक इंटरनेट एडिक्शन माना जाता है। एक्सेसिव ब्लॉगिंग, ब्लॉग लिख रहे हो आप एक लेवल से ज़्यादा, पूरा दिन इसी में बिजी हो, टाइम आपका। कंपल्सिव ऑनलाइन गैमलिंग है आपका, आपको खेलना ही खेलना है, ठीक है, ये भी एक इंटरनेट एडिक्शन में आता है। एक्सेसिव ऑनलाइन शॉपिंग, आपको शॉपिंग करनी है, आपको एक आदत है कि जब आप तक शॉपिंग नहीं कर लोगे ऑनलाइन तब तक आपको नहीं लगेगा कि आपने कुछ काम किया है। कंपल्सिव वॉचिंग ऑफ इंटरनेट वीडियोज़ और पोर्नोग्राफी, तो इंटरनेट वीडियोज़ और पोर्नोग्राफी देखने की आदत है आपको, किसी को भी, तो ये इंटरनेट एडिक्शन में ये भी आता है आपका। प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, कुछ लोगों को गेम खेलने की इंटरनेट पर आदत होती है, तो ये भी इंटरनेट एडिक्शन में आता है। तो एक लेवल से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करना है इंटरनेट पर इन शॉर्ट फॉर्म, और जब आप उसके आदत हो जाए आपको उसकी और आपको ये लगे कि इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका, और उसकी वजह से जो आपकी लाइफ है, ऑफलाइन जो आपका टाइम है वो आप उस को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो इसको इंटरनेट एडिक्शन बोला जाता है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइबर सेफ्टी से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर साइबर सेफ्टी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।